सर स्टार्ट कर दिया। ठीक है। हाँ बोलना पीडब्ल्यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माजल वामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ टू सिट फॉर स्टडी? स्टडी के लिए वैसे सिट करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखनी है उसके लिए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखनी है उसके लिए, इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है उसके लिए सिट करने के लिए कोई नीचे कोई तुम्हें गद्दे थोड़ा और स्पेशल गद्दे लगवाने पड़ते हैं, है ना? तो वैसे ही होती है। कभी करके देखो स्टडी वैसे ही, है ना? हाउ टू सिट फॉर स्टडी। बढ़िया भाई। सर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल कर लो अब जल्दी जल्दी से। जो जल्दी जल्दी से आया वो सबसे पहले कर लो अब, ठीक है? थोड़ा सा बैकलॉग है, ठीक है? कर लो कर लो, आराम से कर लो। सर बैकलॉग वाला पढ़ सकता है, हाँ, पढ़ने की अगर कोशिश करेगा तो वो भी पढ़ सकता है बेटा, क्यों नहीं पढ़ सकता बताओ? ये किसने कहा बैकलॉग वाला नहीं पढ़ सकता है? और कोई है? और कोई? हाउ टू मैनेज बैकलॉग बताओ भाई, बताओ इनको। आज नया मुर्गा है, बैकलॉग कैसे क्लियर करें बताओ इनको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई, रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज अ बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अंतिम 2 चैप्टर हैं आपके साथ, फिर उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ, बस रिवीजन में मिलेंगे या एमपीक्यू के सॉल्यूशन में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? तो अब उसके बाद सब कुछ आपको ही करना है। पता नहीं पास्ट आपका कैसा रहा है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का ठीक ठाक रहा होगा, बट मैं ये जरूर जानता हूं आप कभी भी किसी स्टोरी को किसी भी जगह से एक नया मोड़ जरूर दे सकते हैं, ठीक है? तो मेरे को लग रहा है लास्ट 2 चैप्टर है, कम से कम ये नया मोड़ देने के लिए आपकी प्रिपरेशन को जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने आज ही बैच ज्वाइन किया हो और उसके सारे चैप्टर्स का बैकलॉग हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी टेंशन तो रहेगी रहेगी, बट कम से कम आगे 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं, जो ऑब्वियसली बहुत ही कम रिलेटेड है पिछले किसी चैप्टर से, ठीक है, वो उनकी प्रिपरेशन अगर अच्छे तरह से कर लेगा तो उसको माइंड में रहेगा यार अगर ये 2 चैप्टर मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं 2 हफ्ते में, तो इसका मतलब मैं बाकी चैप्टर्स का बैकलॉग भी क्लियर कर सकता हूं। तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ जरूर दे सकते हैं, ठीक है? हाँ,
चाहे मोड़ कितने भी हो, रास्ता एक ही है ना, मंजिल एक ही है, दैट इज आवर रिजल्ट सेलिब्रेशन, जिसमें आप लोग आए, ठीक है, जिसके लिए हर कोई पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। जी 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 जी, मैं भी आप सबको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, मैं तो इतना ज्यादा मिस करूँ, मेरी मेरी तो आंसू ही नहीं रुकने, आंसू ही नहीं रुकने, है ना। नहीं, इट्स ऑन ए सीरियस नोट, ऐसा हो तो जाता है यार, अटैचमेंट तो हो जाती है। सुबह का एक रूटीन बना हुआ है मेरा भी, ठीक है, उठ के सबसे पहले आपकी क्लास होती है, उसके बाद ही किसी बैच की क्लास होती है। सो डेफिनेटली वी गोना, आई एम गोना मिस यू लॉट, बट दैट्स हाउ दैट इज, लाइफ इज। एक जाना जाएगा तभी दूसरा जाना आएगा, तभी आपकी कहानी आगे बढ़ पाएगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ, और बहुत सारे बैचेस में भी जाना है मेरे को, वहां पे भी आगे बच्चे मिलते रहते हैं। आइए जी, आज क्या क्या करेंगे, मेडिक्स टेस्ट करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, रेट लॉ पढ़ेंगे और होमवर्क देंगे हम मॉड्यूल से। सबसे पहले मेडिक्स टेस्ट, आपको पता है मेडिक्स टेस्ट जो है हम लेते हैं बड़ी ईमानदारी से, कि बस 50% ही रिजल्ट आ जाए, बस ईमानदारी से आ जाए, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है ना, कोई एक क्या बोलूं मैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आते हो, 9th में भी पढ़ते हो, 9th में तो पक्का पढ़ते हो मेरे को याद है, 10th में मेरे को आई एम नॉट टू श्योर, 11th में भी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो, मैंने भी अपना पढ़ाई है, ठीक है। अब देखते हैं आपको वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, और उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन बना दिया हुआ है। ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा वो क्वेश्चन। X gram of NaCl is added to water in a beaker with a lid। आराम आराम से बात करते हैं। ये रहा वाटर, उसके अंदर आपने NaCl डाला है, कितना, X ग्राम, ठीक है, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया विद ए लिड, ओके। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। पहले इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस था, अब इसको लेके जा रहे हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस तक, गर्म कर रहे हैं आप इसको। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ, नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ बेस्ट सूटेड है फॉर द चेंज इन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से मोलैरिटी में क्या फर्क पड़ेगा। क्या आपको पता है मोलैरिटी यही होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यस सर। क्या आपको ये बात पता है कि नहीं, अब जो मैं इंफॉर्मेशन बोलने जा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। क्या आपको पता है 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है ना। यहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, कितनी, 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो मोलैरिटी इंक्रीज होगी। तो इनिशियली तो ये हो रहा है, ठीक है सर। इसके बाद जाने पर, इसके बाद जाने पर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज, आपको पता है ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगी, यानी कि पहले पहले मोलैरिटी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। 1 से 4 डिग्री सेल्सियस जाने तक मोलैरिटी इंक्रीज, 4 से 25 जाने तक मोलैरिटी डिक्रीज, ठीक है। तो पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। यहां पर तो पहले डिक्रीज हो रहा है, यहां पर तो हमेशा ही इंक्रीज हो रहा है, यहां पर तो हमेशा ही डिक्रीज हो रहा है। हाँ ये सही है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ 38% बच्चों का सही है, विच इज वेरी वेरी गुड, है ना। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी बस, ये
कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर ml, कहां पे 4 डिग्री। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में, ये कोई लिक्विड है, पानी मान लेते हैं बेटा। अरे क्या हो रहा है ये, इसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व करी जा रही है। क्या हम सबको पता है कि इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है? सिर्फ कॉपी में लिखवाया हुआ है आपने, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि गैस जो डिसॉल्व थी वो बाहर आने लगेगी। ये इनिशियल इंपैक्ट है, इनिशियल, ठीक है। आफ्टर दैट, है ना, ये कुछ नया है आपके लिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सर ऐसा क्यों? ये देखो, क्या यहां पर गैस होगी? हाँ होगी। क्या वो ज्यादा यहां से टकराएगी? जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाँ ज्यादा टकराएगी तो इसके अंदर डिसॉल्व करने के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा। कभी पानी को बहुत ज्यादा गर्म होते हुए देखा, उसमें बबल्स टाइप बन रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली गैस अंदर जाके अब ट्रैप हो सकती है। तो यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये आपके लिए नया था, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन बना दिया है। आराम से सुनिए, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है KH एट 1 bar गैसेस इन वाटर वर्सेस टेम्परेचर? अच्छा, आपको KH दे रखा है, किसमें दे रखा है? ये क्या दे रहे, बोलेंगे इसको GPa। अच्छा, गीगा पास्कल होगा। नो इश्यूज सर, नो इश्यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि KH का प्लॉट टेम्परेचर के साथ बताना है। सर अभी हमने पढ़ा क्या, पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH इंक्रीज होगा, ये पता है हमें। जिसका KH कम होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है, जिसका KH ज्यादा होता है वो कम सॉल्युबल होती है। ये पढ़ा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और फिर भाई जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तब KH क्या होगा? डिक्रीज होगा। तब तो पहले KH इंक्रीज, बाद में KH डिक्रीज, पहले सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, बाद में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, पहले KH इंक्रीज, बाद में KH डिक्रीज। कहां पे? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज है ये ना, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, हाँ पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर आएगा A में से और D में से, A में से और D में से। तो सर अब बताओ इन दोनों में से किसका आंसर सही होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर दिया इन्होंने, गैसेज ही चेंज कर दी है। एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम और एक हीलियम नाइट्रोजन और क्या लिखा हुआ है? मीथेन लिखा हुआ है। ये भी बात आपको पता है, हम याद है ना, हीलियम को ही क्यों लेके जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ? सर क्योंकि इसका KH हाई होता था, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती थी, तो KH हाई होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। ये नहीं होगा क्योंकि इसका KH क्या है? कम। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जानबूझ के कि आपको नींद से जगाया जाए, आपको ये ना लगे ओहो सॉल्यूशन के तो 5-6 टेस्ट दे रखे हैं यार मैंने, ठीक है, अब क्या जरूरत है मुझे रिवाइज करने की, है ना। इसी कारण यही जरूरत है भाई, ठीक है। आप रिलैक्स ना बैठे। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर, नीचे दिया गया कौन सा दो चीजों का मिक्सचर डज नॉट शो, नहीं शो करता बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? क्या आपको पता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन
पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करता, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यही मतलब हुआ। नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा? ये एसिड है और ये बेस है। क्वेश्चन सही समझा ना हमने? डज नॉट शो मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम नहीं शो करता, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करता, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नेगेटिव डेविएशन यही शो करता है। एसिड और बेस, आप अपनी कॉपी में देखिए क्या हमने लिखा हुआ है, एसिड और बेस, और इसका नाम फिनॉल है और इसका नाम एनिलीन है। हाँ सर, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक से ही पता चल रहा है वो नेगेटिव डेविएशन है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक से ही पता चल रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव से भी। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा, सॉल्यूशन में भी पढ़ा, ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मैच करने हैं यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से, तो आसान है। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सर ये नेगेटिव डेविएशन होता था, नेगेटिव डेविएशन होता था। नेगेटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग। इथेनॉल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर, सर ये पॉजिटिव डेविएशन होता था, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग। बेंजीन और टॉलिन, सर बेंजीन और टॉलिन दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, कॉपी में लिखे हुए हैं, सारे लिखे हुए हैं कॉपी के अंदर। सर ये आइडियल सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन था तो डाइमराइज होगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, 4 आ गया। तो सर ये वाला तो फिर साफ पता ही चल गया है ना, 3142, 3142 है ना। एसिडिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमराइज होता है। सर बड़ी ये तो लास्ट क्लास में जाके था, आपने तो पहले 6 लेक्चर का बोला था। अबे ये 3 थे ना पहले ऑप्शंस, पहले 3 है ना, इन तीनों ये है ना पहले 6 में, बस फिर खत्म हो गई बात। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3142, 3142, 3142, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सुनिए फिर भाई, क्वेश्चन सारे अच्छे लेके आया हूं मैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज ए स्पार्क, जिससे आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाए, ठीक है। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी, ठीक है। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का और बी का ये दे रखा है। अच्छा, पी नॉट ए 350 mm ऑफ एच जी है और पी नॉट बी 750 mm ऑफ एच जी है। सेम टेम्परेचर पे है दोनों, ठीक है। काई भी उनकी मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, पता ही है उनको, हमने भी काई भी बोला था। और वाई भी मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में, वो भी हमें पता ही है। अच्छा, करना क्या है, वाई बी का काई बी से रिलेशन निकालना है। क्या वाई का काई के साथ कोई रिलेशन होता है? हाँ सर होता है। वाई इज इक्वल टू पी नॉट ए काई डिवाइडेड बाई पी एस। वाई बी क्या होता है सर? पी नॉट बी काई बी डिवाइडेड बाई पी एस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आपको पता है कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे। तो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी। हाँ सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ये वाई ए बाई वाई बी इधर आ गया और ये जो काई ए बाई काई बी है वो इधर आ गया। हाँ सर, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे लिख दो। सर आपने तो बोला था काई भी उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां नीचे लिख रहे हो। अरे डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं वो ऊपर ही चला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इज इक्वल टू पी नॉट है भाई। लो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू कितनी थी? 350। इसकी वैल्यू कितनी थी? 750। क्या ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है? लेस देन 1 आ रही है। हाँ सर, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लेस देन 1 आ रहा है, तो हो गया वाई ए अपॉन वाई बी। ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा लेस देन 1 से, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। किसी छोटी चीज से मल्टीप्लाई करो तो चीज छोटी रहती है, बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करो तो चीज बड़ी रहती है सर, है ना। काई ए बाई काई बी भी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि वाई ए अपॉन वाई बी, नहीं, हाँ, वाई ए अपॉन वाई बी इज लेस देन काई ए बाई काई बी, है ना। यानी कि काई ए बाई काई बी क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया।
आप अगर चाहते तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। पता कैसे? मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ये छोटा है और ये बड़ा है, बट ये दोनों मतलब कि ये और ये इक्वल है, ठीक है ना? अरे ये दोनों इक्वल है। अब आप मुझे बताओ, इक्वल करने के लिए छोटी चीज को बड़ी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बड़ी चीज को छोटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल आएंगे। अरे यार मुझे ना टोटल 20 चाहिए, ठीक है, मैंने यहां पर बहुत छोटी वैल्यू लिख दी 0.5, तो क्या आपको पता है जिस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो बड़ी बड़ी वैल्यू होगी? हाँ सर। अब मुझे फिर दोबारा इधर 20 चाहिए मान लीजिए, ठीक है, और मैंने इधर लिख दिया कुछ भी 18.9, अब की बार y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये y बहुत छोटा नंबर होगा तभी 20 आएगा, वही मैं कर रहा हूं यहां पर। ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, है ना? तभी तो वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये आसान क्वेश्चन है यार। क्या है? सॉल्यूशन दो मिसिबल लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? नहीं सर, वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यार ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल है भाई। वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज दिस। अच्छा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बताना है, सॉल्यूशन का बताना है, यानी कि पीएस बताना है। इस लाइन का मतलब बता सकते हो? हाँ सर, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml सॉल्यूशन का, दोनों चीजें सॉल्यूशन की है। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का भी दे रखा है, पी नॉट भी दे रखा है, 24 mm ऑफ Hg। मोलर मास ग्लूकोज का भी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? वही रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। नहीं, कौन सा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लगाऊं या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लगाऊं? सर ये लगा लो, है ना, हमारा 100% करेक्ट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा, 100% करेक्ट आंसर आएगा, 100% करेक्ट आंसर आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर मेरे को ये दे रखा है, यस। क्या ये फाइंड आउट करना है? यस। क्या एनबी भी आ गया? हाँ सर, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बट सर एनए नहीं आया, एनए के लिए मुझे वो चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। कैसे निकालूंगा? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ सर, 120। वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर आ गया, ये भी आ गया, 90 ग्राम। मोलर मास वाटर का सबको पता है कितना होता है जी? 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए कितने? 90/18 कितना आ गया? 5। वैल्यू रखना बेटा, वैल्यू रखना। पी नॉट दे रखा है 24, पी एस हमें निकालना है, एन बी कितना आया? 1/6, एन ए कितना आया है? 5। ये 30 हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 24 से और 30 को ही पी एस से, और ये वाला पी एस उधर जाएगा। ये हो गया 24 72, 720 हो गया। ये उधर जाएगा, 30 ऐड हो जाएगा, यानी कि 31 हो गया। 30 ये 1 ये 31, तो पी एस कितना आ गया? 720/31। कोई 23-24 के आसपास आंसर आएगा, है ना? 23 या 24 के आसपास आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे आज? 1 2 3 4 5, नहीं कितने थे वे? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन थे आज। ठीक है, आज 7 क्वेश्चंस थे, 7। जानबूझ के मैंने लेवल जो है वो मॉडरेट से टफ रखा था। सर क्यों रखा था? मैं आपको सिंपल रीजन बता देता हूं। मुझे अगले साल तक, ठीक है, अगले साल तक
आपको एक ऐसी जंग के लिए तैयार करना है जिसमें मुझे खुद भी नहीं पता है कि सामने वाला कौन सा आर्सेनल आपके सामने यूज करेगा। क्या वो डंडा लेके आएगा कि वो मशीन गन लेके आएगा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि आप किसी डंडे के लिए भी तैयार रहें। आप देख रहे होंगे मैं मेडिक्स टेस्ट में नीट वगैरह के PYQ वगैरह नहीं डालता हूँ। अबे वो तो पता ही नहीं, मतलब कितने लो लेवल के हैं यार, वो तो पता ही नहीं कितनी बार कर चुके हैं हम लोग ना। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, जानबूझ के चुन चुन के वो क्वेश्चन डालता हूँ जिसमें आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े, जिसमें आपको लगे कि अभी और करना है और करना है और करना है और करना है और करना है। ठीक है, सच में सर टफ था, हाँ बिल्कुल टफ था, मैं खुद मानता हूँ, है ना। कितने सही होने चाहिए थे? मेरे ख्याल से 3 से 4 तो सही होने चाहिए थे, 7 में से 3 से 4 सही होने चाहिए थे। 3 सही है तब भी ठीक है। जिसको लगे कि सर जो मुझे डीमोटिवेशन हो गया सर ऐसा टेस्ट देने से, आप बाकी जगह के टेस्ट दे के देख लेना कभी भी। ठीक है, किसी भी कोई टेस्ट सीरीज कहीं पे भी आपने ज्वाइन कर रखी हो, कहीं पे भी आप दे के देख लेना, आपको ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। नीट में तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट ना नीट में तो नहीं मिलेगा, बाकियों की तो मैं बात नहीं करता। ठीक है, नीट में तो नहीं मिलेगा कि इतना थॉट करके क्वेश्चन। पता मोलारिटी पे पूछना होगा तो सीधा ये पूछेंगे हैं कि अगर 360 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया जाए 2 लीटर सॉल्यूशन में तो मोलारिटी निकालिए। बच्चे कहेंगे ये क्या बात है सर, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर नंबर ऑफ मोल्स ये रहा, मास मोलर मास भी उसका गिवन होगा 180 है सर, 2 आ गया सर, ये भी 2 ये भी 2 सर, आंसर 1 आ गया सर, आंसर 1। मैं वो नहीं करता हूं, मैं वो नहीं करता हूं, है ना, मैं वो नहीं करता हूं भाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो 7 में से 7 आएंगे, 10 में से 10 आएंगे, 50 में से 50 आएंगे। ठीक है, बट मैं वो नहीं करता, है ना। चाहता तो मैं भी लेके आ सकता था, मुझे ये क्वेश्चन बनाने नहीं आते क्या? इनमें तो करना ही कुछ नहीं है यार। एज ए टीचर आपका काम होता है, एज ए टीचर आपका काम होता है कि आपको कॉन्फिडेंस जरूर देना है बच्चे को, फॉर श्योर देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसी जंग के लिए तैयार रखना है कि जहां पर सामने वाला कुछ भी फेंके आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे, है ना। बैकलॉग है सॉल्यूशन का, थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए, यहां से कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो उम्मीद 2025 आपके लिए ही बनाया गया था। अगर मैं पोल लेते टाइम चैट ऑन रखूं तो आप देखना जहां पर आपको 50% नजर आ रहा था वो अपने आप 95, 99 शायद 100% भी हो जाता है ना, जैसा कि बाकी सब जगह पे होता है। बट अपन ऐसा नहीं करते हैं। 5 सही है, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया जी। रिवीजन कर लें, बाद में टेस्ट दे सकते हैं, कर लो भाई कर लो। सर वो वार्म वाटर में फिश डाई कैसे हो जाती है अगर हाई टेम्परेचर बढ़ जाए? अबे अकेला वही थोड़ा रीजन होता है। बढ़िया सुप्रिया, अरे कनिष्क पॉसिबल नहीं है भाई, IOC और OC भी, OC पढ़ाऊंगा वैसे मैं, यकीन 3.0 में। हमने नहीं किया है अभी वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में है, फिर कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो कर लो नहीं किया तो वो मेरी गलती है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करना शुरू करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास के रिवीजन में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, मेरे ख्याल से सबसे पहले पढ़ा था हमने, हाँ, कापा का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ था? जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा
कापा डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब समझते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। कल बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेजेस किए सोशल मीडिया पे कि सर आपने, जब कल सुबह पहली क्लास हुई थी लेक्चर 10, उसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन का लिखवाया था, उसमें आपने लिखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यही तो है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज, यही तो है वो। ठीक है, नहीं सर वो इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। अरे भाई मैं मानता हूं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने, कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है जनरल टर्म्स में बात करें तो। मोलर कंडक्टिविटी इज ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। कंडक्टिविटी अगर कहीं पे सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब कापा से ही है। दूसरी बात, मैं ये बात एग्री करता हूं आपसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मैं इस बात एग्री करता हूं आपसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आयंस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई डिबेट है ही नहीं। आयंस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, हाँ उससे थोड़ी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, बट नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ेंगे ना। हाँ तो बस उसी कारण हो रही है वो। ठीक है, आइए उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम ही था बेटा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कापा डिक्रीज होगा। रीजन दोनों का सेम था, यहां पर भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे, यहां पर भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे। यहां पर टोटल आयन हालांकि इंक्रीज हो रहे हैं, यहां टोटल आयन क्या थे, सेम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, कॉर्लिश लॉ पढ़ा था, वो क्या कहता था, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके बराबर होगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन की और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एनायन की, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस, ईच मल्टीप्लाइड बाय। बट अगर यही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, ये भी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होती, कौन सी वाली, इक्विवेलेंट वाली। ये मोलर है, ये मोलर है, ये भी मोलर है, ये इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। तो यहां पर सिर्फ कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे, किसी इसको x से और y से मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज लैम्डा CM। आप अल्फा कैसे निकालेंगे, जितनी यहां पे मोलर कंडक्टिविटी है, जितनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, दोनों को कर देंगे डिवाइड तो आ जाएगा। और सिमिलरली के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो के ए को क्या लिखेंगे, सी अल्फा स्क्वायर। सर अगर यही वीक बेस के लिए लिखना होता तो ये के बी हो जाता, कौन सी बड़ी बात है। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। प्रिंस कह रहा है ये कब पढ़ाया, ये कल पढ़ाया था भाई। हाँ खुशी, जैसे मर्जी कर लो। शुरू करें अब नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस जो होती हैं वो किस स्पीड से होती है। क्या कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, क्या कोई रिएक्शन बहुत स्लो होती है ना, उसका रेट पढ़ेंगे किस स्पीड से होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में, इट विल डील अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कि रिएक्शन कंप्लीशन की स्पीड क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट लिए, उनको मिक्स किया, थोड़ा सा हीट किया और सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। हम कहेंगे भाई साहब इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने रिएक्टेंट्स लिए और उसको हीट किया और 25 दिन बाद जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, हम कहेंगे इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। ठीक है, तो दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहला फास्ट रिएक्शंस,
जो पलक झपकते ही हो जाती है, पलक झपकते ऐसे है ना, आंख आपने ऐसे करी और उस तरह में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर कैसे कैसे कैसे? अरे यार अभी कोई लड़की लिख दे चैट बॉक्स में, हाँ क्या कर रहे हो यार, मेरे से कोई बात करेगा? तुम देखना ये लड़के केमिकल काइनेटिक्स को लात मार के उसके बाद, अच्छा चलो बताओ तुम कहां से हो? अच्छा तुम उस प्रदेश से हो? मैं भी वहीं से हूं, मैं भी वहीं से हूं। अच्छा तुम कौन से शहर से हो? वहां से हो? अरे मैं भी वहीं रहता हूं। अच्छा 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 अच्छा, फोन नंबर दोगे अपना? फोन, ये देखिए ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। बाद में पता चलेगा जिस एंजल प्रिया से बात कर रहे थे, ठीक है, वो प्रिया नहीं है, वो खुद प्रीतम है, वो तो तुमसे मजे ले रहा था। ठीक है, कोई भी लड़की है ना से अगर कोई भी लड़की ने अगर तुझसे बात करनी होती तो वो ऑनलाइन होके करती, ऑफलाइन ना कर लेती तेरे से, ऑफलाइन ना कर लेती। ऑफलाइन तो सर मेरी शक्ल देखते ही सारी लड़कियां मुझसे दूर भाग जाती हैं, तो बस फिर यही सोच है ना। यस 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 है ना, यस। तो कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, पलक झपकते ही हो जाती हैं। सर जैसे ये देखिए आयंस की रिएक्शन, आयंस की AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस गिव्स यू AgCl सॉलिड में, और साथ में NaNO3 एक्वस। ठीक है जी, ठीक है। ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Ag इधर आ जाएगा है ना, ये बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, सेकंड मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन एंड स्लो स्पीड वाली रिएक्शन। सर ये कौन सी होती है? मैक्सिमम कोवलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन इसी कैटेगरी में आती है। सर फिर भी थोड़ा बहुत बता दो कोई एक आध एग्जांपल। अरे ये यार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे एट सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट टू गिव यू अमोनिया। ठीक है सर, हमें इस चैप्टर में कौन सी पढ़नी है? क्या ये पढ़नी है कि ये पढ़नी है? हमें ये स्टडी करनी है। सर ये क्यों नहीं स्टडी करनी है? हमारे सिलेबस में नहीं है। बट क्या इनको स्टडी किया जा सकता है? बिल्कुल इनको स्टडी किया जा सकता है। इनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं लैब के अंदर इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने के लिए। ठीक है, बट इन हमें चैप्टर में ये वाली पढ़नी है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो पता चल गया कि इन रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है। बट सर ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। इट टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सर मैं चलो समझ गया, बट मैं कह रहा हूं कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, ROR लिखूंगा वैसे, या इसे ऐसा भी लिख दूंगा रेट। समझ जाना ये लिखा है या ये लिखा है, बात हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, ये होता किसके बराबर है? ऊपर आता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, नीचे चेंज इन टाइम। मान लीजिए 10 मिनट के अंदर कितना T0 लिया पहले और फिर T हो गया 10 मिनट, लिख लो। सेकंड भी हो सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं, आवर भी हो सकता है, वो टेंशन वाली बात नहीं, बट मैंने 10 मिनट लिया। ठीक है, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की दैट इज 20 मोलर, अब हो गई है 5 मोलर। ठीक है, पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 5। पहले टाइम कितना था 0, अब कितना हो गया 20। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखेंगे, चेंज इन टाइम नीचे रखेंगे, आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वही फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सर कोई डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे यार मान लो तुम रात को, शाम को मान लेते हैं 6 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है, और रात के
10 बजे तक पढ़े, ठीक है। तुमने रिवाइज क्या किया, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 4 तक, नहीं 4 नहीं कर लेता हूं, 5 तक कर लेता हूं, चलो 2 3 4 5, हाँ 5 तक तुमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये कितना चैप्टर रिवाइज किए हैं आपने, कितने चैप्टर आपने रिवाइज किए हैं? सर फाइनल चैप्टर में से इनिशियल चैप्टर माइनस कर दो, ठीक है, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूंगा इतने चैप्टर पर आवर आपने रिवाइज किए? बोलो यस और नो, यस और नो, कि हर 1 घंटे में आपने 0.75 ऑफ द चैप्टर इज रिवाइज्ड। ये आपका रेट ऑफ रिवीजन है, रेट ऑफ स्टडी है, ठीक है। इसी तरह से इधर निकाल लेंगे, 2 3 4 5, इसको 4 कर देता हूं। सेकंड भी रिवाइज किया है, थर्ड भी रिवाइज किया है, फोर्थ भी रिवाइज किया है, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे लिख देता हूं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे लिख देता हूं, 3 चैप्टर रिवाइज किए, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम नहीं है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 चैप्टर रिवाइज किए, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे 3 चैप्टर रिवाइज किए हैं 4 घंटे के अंदर, तो कितना हो जाएगा 0.75 चैप्टर पर आवर आपने रिवाइज किए हैं, ठीक है। हाँ ये एवरेज है, एवरेज है, एवरेज है? मेरा ही नाम लिखा हुआ है, अमित महाजन है, चल कोई बात नहीं, ठीक है। आइए सर, ये भी पता चल गया। एक और बात का देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, सर इस चेंज को लिखा कैसे जाएगा, लिखना कैसे है वो तो पता चल गया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बट सर ये तो बहुत बड़ा बड़ा सर ना, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लिखा जाता है चेंज। अगर कहीं पे डेल्टा लिखा है तो इसका मतलब हम लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सर किसकी कॉन्सेंट्रेशन? बेटा अब ये रिएक्टेंट की दे रखी है तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की दे रखी है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। सर टाइम किसका है? बड़ी बेवकूफों जैसा क्वेश्चन है बेटा। अगर ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके लिए जो टाइम लगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके लिए जो टाइम लिखा, ठीक है सर, ठीक है सर। क्या आप किसी रिएक्शन के लिए ये लिख के दिखा सकते हो? बिल्कुल लिख के दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। क्या आप इसके लिए लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसके लिए लिखना है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका? ए की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सिमिलरली बी के लिए लिखना है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। सी के लिए लिखना है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डी का डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्या हमें यह भी पता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट की कम होती है और इनिशियल ज्यादा होती है। जैसे ये देखो, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम है और ये ज्यादा है, यानी कि ये वाली वैल्यू छोटी होगी। रिएक्टेंट के लिए बात कर रहा हूं, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। सर न्यूमरेटर नेगेटिव में आ जाएगा, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी कारण बाहर हम रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव लगाएंगे, रिएक्टेंट के केस में क्या लगाएंगे हम? नेगेटिव लगाएंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सी और डी में माइनस नहीं आएगा, ए और बी में माइनस आएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्यों आया नेगेटिव साइन? एज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी एज कंपेयर टू इनिशियल
एज कंपेयर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस कारण यहां पर हमने नेगेटिव लगाया है। ठीक है, मरियम ने बोला कि क्या हम यहां पर गैस ही रख सकते हैं? नहीं, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रखें, यहां पर चेंज इन पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। सर पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बता दो। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, लो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिख लो। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखी थी वहां पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन, यहां पर प्लस आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टाइम टेकन। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, टाइम तो समझ गए हो ना, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है। 10 में से 0 जाएगा तो यहां पर 10 ही आएगा। ये 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। ये पूरा का पूरा ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, साइन को इंक्लूड करना। ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी, ये भी वही है, ये भी वही है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, बस ये प्रेशर की टर्म्स में है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी। ठीक है सर, पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं? जब से सिलेबस शुरू हुआ है 10 बार बता दिया, बट सर हमारा तो बैकलॉग है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए तो दोबारा बताना पड़ेगा बेटा, है ना। ये देखिए जी, इसका जो प्रेशर होगा, ए का जो अपना प्रेशर होगा उसे बोलेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर। सर रेट सबकी इक्वल होती है। हाँ, अगर यहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके सेम है, जैसे सबके यहाँ पे 1 1 है, तो सबका रेट जो है वो इक्वल ही आएगा। नहीं सर, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दीजिए। आइए चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ए कर दिया, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का मैंने बी कर दिया, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने सी कर दिया, और इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने डी कर दिया। सर अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताइए। पहले तो वही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। 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 हर एक को स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? ए, उससे डिवाइड करेंगे। ये क्या है? बी, डिवाइड करेंगे। स्मॉल सी डिवाइड करेंगे, स्मॉल डी डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं भी देख रहा हूं अर्शदीप सिंह क्या कर रहा है। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दिया करो। मैंने कल तुम्हें फिर भी मैंने कल बताया था, टीम अपने आप लगी हुई है और सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रही है। हर एक टीचर की क्लास में, हर एक टीचर की क्लास में सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये भी खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाओगे। अभी अपना सिर्फ पढ़ो। मेरा चैट देखना मजबूरी होता है, कोई लैग वगैरह तो नहीं हो गया। तुम्हारा चैट देखना मजबूरी नहीं है, तुम चैट बंद करके पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्यों डिवाइड किया है? डिवाइड तो वैसे यहां पर भी किया है, बट यहां पर सबका 1 है तो आपको पता नहीं, लाइक यहां पर 1 से डिवाइडेड है, बट क्योंकि 1 है तो वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, 1 से तो हर एक चीज ऑलरेडी डिवाइडेड होती है। आपने यहां पर ऐसा क्यों डिवाइड किया है? बेटा यहां पर ऐसा नहीं है कि ए मोल्स रिएक्ट करेंगे, देखो ए मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो बी मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, जितने में इसका 1/a रिएक्ट करेगा उतने में इसका 1/b रिएक्ट करेगा। देखो देखो देखो, ये देखो जरा, 1n2 गैस, नहीं ये वाला एग्जांपल नहीं लेता हूं, कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूं। 2a गैस प्लस 3b गैस गिव्स यू 5c गैस, ऐसा है कुछ, कोई भी रिएक्शन है। ठीक है,
इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? फिर वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगना है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में। फिर वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगना है, नीचे 3 आ जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट है तो नेगेटिव साइन नहीं लगना है, नीचे 5 आ जाएगा। अब समझ आ गया नीचे डिवाइड क्यों किया हमने? भाई इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे, यानी कि इसका 1/2 रिएक्ट करेगा तो इसका 1/3 रिएक्ट करेगा। इस यही देखो 1/2 1/3, ठीक है। और इसका बनेगा 1/5। मैं और करके दिखा देता हूं। देखो 2 मोल से कितना करेगा? 3। एक से कितना वर्क करेगा? 3/2। 1/2 से कितना करेगा सर? फिर वही 3/2 इंटू हाफ करके जो भी आ जाएगा व्हाट्स एवर दैट इज। जितने में इसका 1/2 करेगा उतने में उसका 1/3 करेगा, ठीक है, जो भी होगा। सर मुझे यही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखना है। बेटा अब खुद थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया करो। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, चेंज इन टाइम, यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, चेंज इन टाइम। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, चेंज इन टाइम। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, चेंज इन टाइम। ध्यान से सुनना, मैं साइन को इंक्लूड कर रहा हूं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, साइन को इंक्लूड कर रहा हूं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ रहा हूं। साइन इंक्लूडेड, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोड़ दिया। 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 सर ये क्या है? ये अच्छा ये पूरा क्या था एक बार बताना। एक बार ये जिसको मैं अभी वाइट से लिख रहा हूं, वाइट से, ये वाइट से, ये पूरा क्या है? सर ये है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, बिल्कुल सही। ये क्या है? ये सर ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, बिल्कुल सही। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, बिल्कुल सही। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोड़ दो, फिर क्या है? फिर क्या है? ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सर आपने वर्ड जो है वो डिसअपियरेंस क्यों यूज किया है? बेटा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है ना, खत्म होता जा रहा है। ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आरओडी लिख दूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका? बी का। ये क्या है? रेट ऑफ अपियरेंस बोलना है, अपियरेंस बोल लो। फॉर्मेशन बोलना है, फॉर्मेशन बोल लो, आपकी मर्जी। किसका? सी का, सी का, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो आर ओ ए, रेट ऑफ अपेयरेंस। आर ओ एफ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। किसका? सी का। सर आपने यहां पर वर्ड अपेयरेंस या फॉर्मेशन क्यों यूज किया? भाई साफ पता, ठीक है भाई, यहां पर आपको साफ पता चल रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सॉरी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, अपेयर हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ती जाती है, रिएक्टेंट की कम होती जाती है। इसी कारण कम में रिएक्टेंट में डिसअपियरेंस है, यहां पर अपियरेंस है। सो दिस इज रेट ऑफ अपियरेंस या फॉर्मेशन ऑफ सी। सर ये क्या है? ये है रेट ऑफ अपियरेंस या फॉर्मेशन भी बोल सकता हूं, किसका? डी का, ठीक है।
पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, ठीक है, बट हमारे काम का जो है वो यही है MIT, बस ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। अब बताइए मेरे को, ये जो मैं वाइट से मैंने लिखा है ये क्या है, और जो मैंने रेड से लिखा है वो क्या है? रेड वाला क्या है और वाइट वाला क्या है? बताइए बताइए, रेड वाला क्या है, वाइट वाला क्या है? क्या सबको पता चल गया है? वाइट वाला है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। और ये रेड वाला क्या है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ए का, ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस बी का, ये रेट ऑफ अपेरेंस किसका? सी का, ठीक है। आइए बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें यार, लेट हो गया आज ब्रेकफास्ट ना। रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए इक्वल क्यों है बताया तो था, 1/2 1/3। रिएक्शन आगे जा रही है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी, प्रोडक्ट की तभी तो बढ़ेगी भाई। P इज इक्वल CRT होता है, तो ROR में डेल्टा P/RT नहीं आएगा, आप लगा सकते हैं बिल्कुल। आप अगर दोनों को रिलेट करना चाहते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है तो आप लगा सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT में। आइए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जो इतनी देर से आप पढ़ रहे थे ना, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं सर, फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए। अरे भाई, जब टाइम इंटरवल ज्यादा होता है, टाइम इंटरवल ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, खत्म, ठीक है। जब टाइम इंटरवल ज्यादा होता है तब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सर एग्जांपल दे दीजिए कोई डेली लाइफ का, या इसको लिखा कैसे जाता है? अरे भाई ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, ठीक है। सर कोई एग्जांपल दे दिए यार, वही फिर वही बात। मान लीजिए आप शाम को 6 बजे पढ़ना शुरू किया, रात के, है ना, 2 बजे तक पढ़े। कितने घंटे पढ़े भाई? 6 और 6 12 और 2 8। कितने चैप्टर पढ़े आप? कितने चैप्टर पढ़े? मान लेते हैं आपने 4 चैप्टर रिवाइज किए, 4 चैप्टर रिवाइज किए, ठीक है। तो मुझे बताइए एवरेज रेट ऑफ रिवीजन क्या है आपका पर आवर? एवरेज रेट ऑफ रिवीजन, कितने चैप्टर रिवाइज किए? 4। कितना टाइम लिया? 8 घंटे, दैट इज हाफ
चैप्टर पर आवर। 1 घंटे के अंदर आधा चैप्टर आपने रिवाइज किया। वही ऐसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। मान लो आपने कोई रिएक्शन लगाई, सुबह 10 बजे लगाई, शाम के 6 बजे तक 10 AM लगाई, 8 घंटे हो गए। हाँ सर 8 घंटे हो गए। इतने में रिएक्टेंट जो है, पता नहीं अब वो मुझे खुद भी नहीं पता, मैं तो ऐसे अपनी मन मर्जी से रख रहा हूँ। मान लो रिएक्टेंट पहले 10 मोलर था, शाम के 6 बजे तक कम हो के पता नहीं 2 मोलर बचा हुआ है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 8 आ गया। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कितना आ जाएगा? 1 मोलर पर आवर, है ना। 1 मोल पर लीटर रिएक्ट कर रहा है 1 घंटे के अंदर। सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा है हमने। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर ये कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि यहां पर एवरेज में ये बहुत बड़ा होता है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि चेंज इन टाइम भी बहुत ज्यादा है। यहां पर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत छोटा होगा। तो इंस्टंटेनियस, इसका मतलब है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? जहां पर आपने डेल्टा लिखा था वहां पर डी आ जाएगा बस। जहां डेल्टा लिखा था वहां पर डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? बता तो दिया अभी आपको। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत छोटा होगा। सर इसको डेली, जैसे यहां पर तो आपने बताया आप शाम को 6 बजे बैठे थे, रात के 2 बजे तक पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 4 चैप्टर रिवाइज किए, तो आधा चैप्टर पर आवर जो है आपने रिवाइज किया है, ठीक है। सर ऐसे ही इसका भी डेली लाइफ का एग्जांपल दे दीजिए। देखो यार 8 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, सब इंसान है, ना तुम भगवान हो ना मैं भगवान हूं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, कभी ना कभी तो थोड़ा सा रिलैक्स करना ही पड़ता है। 8 घंटे के बाद आपके दिमाग में आया कि यार मैं ना थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल देख लेता हूं, है ना, मोबाइल देख लेता हूं। आपने अभी मोबाइल जो है वो उठाया ही था, पहली ही यूट्यूब शॉर्ट जो है वो स्क्रॉल करी थी, पहली करी थी, ठीक है। उसी टाइम आपके रूम का दरवाजा खुलता है और आपके पिताश्री अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे मोबाइल में ऐसे, है ना, यस यस यस। जैसे ही उन्होंने देखा देखा है ना, तो उन्होंने अपने माइंड में कंसीव क्या कर लिया कि ये शाम को 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक क्या कर रहा था, ये यही कर रहा था, है ना, या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था, या इंस्टाग्राम पे जो भी पता नहीं क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप रील्स, हाँ रील्स देख रहा था, इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, ठीक है। ये उन्होंने माइंड में अपने कंसीव कर लिया। हालांकि ये बात सच नहीं है। आप 8 घंटे से पढ़ रहे थे, थक जाता है कोई भी इंसान अगर 8 घंटे से लगातार पढ़ रहा होता है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उसको मौका दिया जाना चाहिए, है ना। और वो पता है उस समय रात के 2 बजे तो कोई हंगामा नहीं करेंगे क्योंकि रात का समय है, सब लोग सोए हुए हैं, वो अपने रूम में चुपचाप चले जाएंगे, ठीक है। फिर वहां जाके आपकी मम्मी सो रही होंगी, उनको उठाएंगे और कहेंगे हाँ वो जो तेरा लल्ला है ना, लल्ला जो तू कह रही है, तो अब तो वो सुधर गया है, अब तो वो पढ़ने पढ़ता है जी, ठीक है। वो वहां बैठ के जो है वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, ठीक है। तब आप सुबह उठ के पहले अपनी माता श्री को समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपने पिताश्री को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यही होता है सर, यही होता है, है ना।
नहीं, सब जाने रिलेट कर पा रहे हैं, सब जाने रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट चेक किया है और उसी से माइंड में कंसीव कर लिया कि यार होता ही नहीं है, तो पढ़ता पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो ये तो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं उनके तो साथ हूं, देखो ये बात तो मैं भी मानता हूं कि 7-8 घंटे बाद उनको भी भैया सांस लेने का दिखा रहा है, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे वो रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप 7-8 घंटे फोकस स्टडी से पढ़ रहे हैं। और बीच बीच में भी ब्रेक लेना चाहिए 10-15 मिनट का, हर 2-2.5 घंटे के बाद। मैं एग्री करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बट कई जने ऐसे भी होते हैं, कई जने ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो रूम में बैठे वैसे बस यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे हैं, ऐसे भाई साहब, ऐसे 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 समय बीतता जा रहा, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा है, ठीक है। और अचानक से जो है वो ना पापा रूम में आ जाते हैं, और क्योंकि इतना ज्यादा शॉक हो जाते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ठीक है। तो आप पूछते, ओए तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये जो शॉर्ट्स देख रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। तब आपके मुंह से अचानक हड़बड़ी में सच निकल जाता है। आप पता क्या बोल देते हैं, मैं इस कारण पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप रूम में आ जाओगे, है ना। समझ गए आप, कि अगर पता होता कि गेट खुल रहा है तो मैं पढ़ने की एक्टिंग भी शुरू कर देता। ये तो अचानक हमला, अचानक हुआ था, है ना, हमला अचानक हुआ था, इसी कारण आपने मुझे पकड़ लिया। अगर मुझे पता होता कि पापा आने वाले हैं, ठीक है, आज ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं पापा, तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ता हुआ दिखता। सही है ना, सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, है ना। ये किसी को रिलेटेबल नहीं लग रहा। आइए, तो पता चल गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये जो इतनी देर से पढ़ रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही है, बस इसमें टाइम इंटरवल ज्यादा होता है, इसमें टाइम इंटरवल छोटा होता है। आइए जी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए सही लिखा हुआ है? ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? मैं तीनों के लिए लिख के दिखा देता हूं आपको। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसा आएगा, माइनस DNO2 बाय dt, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में, इसके लिए DNO2 थोड़ा N2O5 है, N2O5 है, N2O5 है बाई dt, और ये है DNO2 बाई dt। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। यहाँ है DO2 बाई dt, स्टोशियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, 1 लिखो नीचे, ना लिखो बात एक ही है। तो इन तीनों में से देख लो कौन सी ऑप्शन सही है। सर ये वाली ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो ये करो। ये Br2 ऐसा है बेटा, सबस्क्रिप्ट पे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अगर ना नजर आ रहा हो तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है, यहाँ नहीं है नेगेटिव साइन। करो, आराम आराम से करो। इन द रिएक्शन ब्रोमेट आयन ब्रोमाइड आयन के साथ एसिडिक मीडियम में 3Br2 और वाटर बनाता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड। इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो लिख लेते हैं भाई। क्या आपको पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसका ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसका रेट ऑफ अपीयरेंस ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बताइए जी,
क्या रिलेशन है दोनों में? सर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब चेक कर लो कहाँ पे है। सर यहाँ पर ये जो 3 है ये इधर जाएगा, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि -3/5 dBr नेगेटिव बाई dt। ऑप्शन नंबर ए है, ए है, ए है। अगला करना। ये करिए, एम्स का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए। क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट थोड़ा रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है ना। अब पता नहीं कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन बोला है इन्होंने ना, कम से कम वर्ड बोल देते ना कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है या ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। बट स्टिल मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज होगा ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, रेट ऑफ, रेट मतलब किस स्पीड से हो रहा है, कॉन्सेंट। हाँ ठीक है, ये ठीक है, असर्शन ट्रू है और रीजन इनकरेक्ट है। सी है, सी है, सी है, सी है बेटा, सी है। किस स्पीड से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की या डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, वही रेट ऑफ रिएक्शन है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए कि क्या क्या लिखा, हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने किस चैप्टर में पढ़ा, हमने किस चैप्टर में पढ़ा है? पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन छूट गया। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया भाई, सही कह रहे हो यार, थैंक यू याद दिलाने के लिए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन बताइए। ये सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, ये इस कारण सही नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव थोड़ा आएगा। जी, ये किस चैप्टर में पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। सर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं बोला, डी होगा सर, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं सर। कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, तो अरे यार हाँ, तो रेट लिखा तो है, रेट तो हमेशा ही पर यूनिट टाइम होता है यार। थोड़ी बहुत फिजिक्स भी पढ़ी होगी यार, नहीं पढ़ी होगी? वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वही डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। सर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अच्छा मेरे को बताना जरा, क्या हमने उसमें यही पढ़ा था?
क्या हमने उसमें यही पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। कौन कौन रिएक्टिंग स्पीशीज है? फॉरवर्ड रिएक्शन में एक ये क्या एक्टिव मास को हमने कॉन्सेंट्रेशन बोला था? हाँ, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या यही पढ़ा था? यस और नो? हाँ भाई, गोल्डबर्ग और वेग ने दिया था ये, यही था। बार बार इसी क्वेश्चन के पीछे लिखे हुए हैं। अबे ये वर्ड नहीं लिखा हुआ, रेट। रेट इसका मतलब यही होता है कि पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, है ना? यस सर, यस सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, तबीयत थोड़ा ना ठीक नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सर हमें पता नहीं चला था आपकी तबीयत ख़राब है। देखो वो पता नहीं चलेगा आपको, यही हमारा काम है कि हम जब भी एक अपना काम कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों को हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है। एंड इसको किसी और दिन कंपनसेट करते हैं। अच्छा, पर मैं एक दुविधा में हूँ, एक प्रॉब्लम में हूँ जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। और मुझे लगा देखो, अ, आपको हेल्प चाहिए होती है, आप हमसे पूछते हो, है ना। मैंने तो अपने इवन सोशल मीडिया तक के हैंडल्स को ओपन किया हुआ है कि आप अपना कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे स्टोरी में टैग करिए, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ के मेरी जो भी बेस्ट एफर्ट्स हो सकते होंगे मैं वो लगा के मैं रिप्लाई करता भी हूँ, ठीक है। बट मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, मैं उसमें आपकी हेल्प चाहता हूँ एक्चुअली। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ठीक है, जब आपका सिलेबस एंड होने वाला होगा, जब लास्ट वीक चल रहा होगा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा होगा, ठीक है, मुझे उसमें 2-3 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है। और वो प्रायर प्रोग्राम है, मैं मतलब कि हर साल जाता हूँ वहाँ पे, वो फिक्स्ड है, मतलब कि इट इज़ नॉट वेरिएबल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं उस सिटी में जाऊंगा तो वहाँ पे क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे जहाँ पे जाना है और जहाँ पे स्टूडियो है उसमें 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस है। एंड 50-60 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। 1.5-2 घंटे जाना, 1.5-2 घंटे आना, फिर उसके बाद आपके साथ क्लास लेना, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस समय क्लास आपकी अगर 1-2 नहीं भी हो पाती हैं, नहीं भी हो पाती हैं, तो उनको पहले कर लिया जाए, पहले कर लिया जाए, ताकि आपका 1-2 दिन जब वहां पे वेस्ट होगा तब आपको फील नहीं होगा, है ना। इज दैट ओके? सर आप पहले कैसे करेंगे? रोज तो आपकी एक क्लास होती ही होती है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। रोज एक क्लास होती होती है तो आप उसको एक को दो नहीं कर सकते, किसी एक का दिन कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट रोज आप नहीं कर सकते। आई थिंक द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि हमारे पास 3 छुट्टियां आ रही हैं, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 3 छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है। इनमें से 2 दिन क्लास ले लेते हैं, ठीक है। 2 दिन क्लास ले लेते हैं। क्लास का ड्यूरेशन छोटा रखूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम मिल गया है तो मैं 3-3 घंटे की खींच दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा। वही 1.5-पौने 2 घंटा, 1.5-पौने 2 घंटा, 1.5-पौने 2 घंटा, ठीक है।
आप बताइए आप क्लास कैसे लेना चाहते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड? पहले तो इसका आंसर दीजिए मुझे। लाइव के लिए आप थम्स अप शो कर दीजिए, थम्स अप। और रिकॉर्डेड के लिए थम्स डाउन। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, बट आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। पोल में पार्टिसिपेट करिए। आप पोल में पार्टिसिपेट करिए। मैक्सिमम बच्चे वैसे लाइव लिख रहे हैं, मैं लाइव लेने की मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार, मेरे लिए तो सब इक्वल है। एटी 6% बच्चे कह रहे हैं कि लाइव लेंगे। बिल्कुल जी, तो फिर लाइव होगी आपकी क्लास, ठीक है। अब एक और मेरी हेल्प चाहिए, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज क्लास आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। हमारे पास 3 छुट्टियां हैं, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कितने दिन क्लास ली जाए, 2 दिन के 3 दिन? अगर 2 दिन है तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करिए, 3 दिन करना है तो ऑप्शन बी। पोल आ गया जी आपके पास। 2 दिन के लिए ऑप्शन ए, 3 दिन के लिए ऑप्शन बी। आप डिसाइड करिए, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूं, आप डिसाइड करिए। आप कहेंगे 3 दिन, मैं 3 दिन के लिए तैयार हूं। देखिए जाना हमें लगभग आज से 10-15 दिन बाद है, ठीक है, बट तैयारी हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तब मैं आपको कह के चला जाऊं भैया मैं तो जा रहा हूं, ठीक है, और क्लास आपकी नहीं होगी, दैट डज नॉट साउंड गुड, ठीक है। बेटर है कि प्रिपरेशन कर ली जाए उसके बारे में। 55% बच्चों ने बोला है 2 दिन, तो 2 दिन ही करेंगे बेटा, ठीक है, 2 दिन ही। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो किस दिन कर लेते हैं आप, ये मैं डिसाइड कर लेता हूं, ये आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट बी लाइक, मतलब कि हर कोई चीज टीचर भी, ठीक है। अब मैं दूसरी एक बात बता दूं, जो आपकी जनरेशन में प्रॉब्लम है, मैं हमेशा जनरेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकता हूं, मैं कभी भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूं। आपकी जनरेशन में एक प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज इत्तू सी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, नहीं होती है, तो आपको लगता है दुनिया खत्म है भाई। इत्तू सी भी इत्तू सी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आपको लगता है खत्म, गया, टाटा, बाय बाय। विच इज आई थिंक इट इज ए वेरी 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 एक्सट्रीमली रॉन्ग एटीट्यूड है लाइफ जीने का, ठीक है। अभी किसी ने जैसे मान लो रिकॉर्डेड के लिए बोला होगा, तो लाइव वाले जीत गए, उसको अरे यार मेरे को रिकॉर्डेड लेनी थी, तो रिकॉर्डेड देख लियो, रिकॉर्डेड देख लियो, क्लास हो जाने दीजिए उसके बाद रिकॉर्डेड देख लियो, ठीक है। नहीं यार मेरे को 3 दिन पढ़ना था यार, सर ने भैया 2 दिन वाले जीत गए, अरे भाई, अरे भाई, ठीक है।
शांति रखेंगे तो डॉक्टर बन पाएंगे। ऐसे इम्पल्सिव थॉट्स होंगे तो पता चलेगा कोई मरीज आएगा, मरीज ने बोल दिया डॉक्टर साहब वो आपकी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो तुम तो उसी टाइम ही शुरू हो जाएगा, अरे एक जरा जहर का इंजेक्शन देना जरा इसको ठोकने के लिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, दुनिया है, किसी का ओपिनियन आपसे डिफर कर सकता है एंड दैट इज एक्सट्रीमली ओके, ठीक है, बट देयर शुड बी ए बेटर वे टू एक्सप्रेस इट, ठीक है। पेशेंट को ये बोलना चाहिए था कि सर वो जो आपने दवाई दी थी ना सर, मैंने भी लेथर्जी करी, उसको कंप्लीटली नहीं लिया, बट शायद क्या दवाई चेंज करके देख सकते हैं सर, ठीक है। तो डॉक्टर को भी लगेगा हाँ यार डॉक्टर समझदार पेशेंट है, ठीक है। तो रोना धोना नहीं है, 2 दिन क्लास लेंगे हम, ठीक है। कौन से डे लेंगे, एक तो लेंगे हम सैटरडे और एक लेंगे संडे, जिससे क्या होगा बीच में आपको कल का ब्रेक मिल जाएगा। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है हम सबके लिए, इंडिपेंडेंस डे, तो उसको सेलिब्रेट करिए। अब ये मत शुरू हो जाइएगा नहीं 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 सर कल ले लो परसों ले लो फिर संडे छुट्टी, अरे यार वो मेरे को डिसाइड करना, कुछ मुझे भी करने दो ना, मैंने आपसे पूछ लिया ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने ओपिनियन अपना दे दिया, ठीक है। 15 अगस्त को क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, इस कारण मैं कह रहा हूँ सैटरडे और संडे, ठीक है। एंड चैप्टर बड़ा आसान है यार, केमिकल काइनेटिक्स, एंड सबसे अच्छी बात है छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। एंड सैटरडे को जो आपका मेडिक्स टेस्ट हम लेंगे उसमें, है ना, कल क्लास लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, इस मेडिक्स टेस्ट की तैयारी कर लो, ये ज़्यादा फायदा देगा एज कंपेयर टू जिनको लग रहा है ना कल क्लास ले लो कल क्लास ले लो कल क्लास ले लो, ठीक है। उन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसकी तैयारी कर लो, कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर की, पहले 6 लेक्चर आज आप रिवाइज करके आए हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस जो है वो मैं मॉडरेट से टफ रखूंगा क्योंकि इनके 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, 4-5 टेस्ट हो चुके हैं इजी लेवल के, अब थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं आपसे परसों, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मॉर्निंग की ही क्लास होगी क्योंकि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करना होता है इवनिंग टाइम पे मोस्टली, ठीक है, तो मॉर्निंग में ही क्लास होगी, क्या टाइम होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, सी यू ऑन सैटरडे।